शिकी एक आम हाई स्कूलर लगता है जिसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास रंग नहीं, लेकिन एक दिन जब उसका इकलौता परिवार उसकी आंखों के सामने ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर एक रहस्यमयी ताकत जागती है। ये ताकत उसे एक बेकाबू डेमन बना देती है। पता चलता है कि वो अकेला नहीं है, कई और लोग भी इस ताकत के मालिक हैं। उनकी मदद से वो डेमन्स के लिए बने स्कूल में शामिल होता है ताकि अपनी ताकत को कंट्रोल करना सीख सके और अपने दुश्मनों से बदला ले सके। कहानी शुरू होती है एक बेकरार आदमी समदारी से जो खून जैसे दिखने वाली बारिश में खड़ा है। वो अपने सीन पाई से बच्चे को मारने की गुजारिश करता है, चेतावनी देता है कि बाद में पछताना पड़ेगा, लेकिन उसका सीन पाई मानता है कि मासूम बच्चे को छोड़ने में कोई गलती नहीं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो बच्चा एक डेमन ट्राइब का है जो बहुत पहले इंसानों को डराता था। इन डेमन्स ने लाखों को बेबस कर दिया था, लेकिन एक जिद्दी आदमी मोटारो, जो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन था, ने सैकड़ों ओनीज को अकेले मार डाला। इससे मोटारो और ओनी ट्राइब के बीच एक अंतहीन जंग शुरू हो गई। यही जंग इस हादसे की वजह बनी। 15 साल बाद सीन इचिनोस परिवार के शराब के स्टोर की दूसरी मंजिल पर शिफ्ट होता है। ये जगह शिकी इचिनोस का बेडरूम है, जो एक हाई स्कूलर है और उसके पास ढेर सारी गन्स का कलेक्शन है। वो अपने दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा है, गर्व से बता रहा है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उसने मारपीट की थी। उसका दोस्त खुद को दोषी मानता है क्योंकि शिकी ने उसे बचाने के लिए झगड़ा किया था, लेकिन शिकी उसे टेंशन न लेने को कहता है और फ़ोन काट देता है। शिकी का बाप चिही गुस्से में कमरे में घुसता है। स्कूल से निकाले जाने की खबर सुनकर वो शिकी के सिर पर जोर से थप्पड़ मारता है। शिकी को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपने बाप को कहता है कि इतनी छोटी बात पर पसीना क्यों बहा रहा है, लेकिन चोशी के लिए ये छोटी बात नहीं। वो शिकी को सबक सिखाने की कोशिश करता है, पर शिकी के रिफ्लेक्स इतने तेज़ हैं कि वो 1000 बंदरों जैसा है। चोशी शांत होता है और पूछता है कि शिकी ने अपने कमरे को GTA गन स्टोर क्यों बना रखा है। शिकी जवाब में उसे चुप रहने को कहता है और बात बदल देता है। वो पूछता है कि क्या सच में शराब का स्टोर बंद होने वाला है, क्योंकि उसने सुना है कि सियोशी के कस्टमर्स दिन ब दिन कम हो रहे हैं। सियोशी की चुप्पी इस बात को सच साबित करती है। अपना मुंह बचाने के लिए सियोशी शिकी का मजाक उड़ाता है, कहता है कि वो एक निकम्मा पंख है जो उससे बेहतर नहीं। इस बार शिकी को ठेस पहुंचती है। वो गंभीर होकर कहता है कि चाहे कुछ भी हो, वो एक दिन कामयाब होगा और अपने बाप जैसा लूजर कभी नहीं बनेगा। वो और तीखा बोलता है कि उसे सुकून सिर्फ इस बात से है कि वो खून के रिश्ते से नहीं जुड़े। ये बात सियोशी को चुभती है। वो कमरे से निकलकर नीचे स्टोर में चला जाता है। वहाँ फ़ोन बजता है। एक कस्टमर अपने घर बियर डिलीवर करने को कहता है। सियोशी निकलने से पहले एक पल रुकता है और शिकी की बचपन की फ़ोटो देखता है। ये दिखाता है कि वो शिकी से प्यार करता है। उधर शिकी अभी भी गुस्से में है। वो बड़बड़ाता है कि अगर कोई रईस आदमी उसे गोद ले लेता तो उसकी ज़िंदगी कितनी बेहतर होती। गुस्सा निकालने के लिए वो अपनी एक गन उठाता है और दीवार पर लगे टारगेट की ओर तानता है, लेकिन तभी एक ज़ोरदार धमाका बिल्डिंग को हिलाता है। वो खिड़की से बाहर देखता है कि क्या हुआ। अचानक एक काली ताकत उसकी टांगें पकड़ती है और उसे सड़क पर खींच लेती है। इस हमले के पीछे समदारी है, वही आदमी जो कहानी की शुरुआत में था, जिसके पास कोई डार्क पावर है। वो शिकी के पास आता है और उसका नाम पूछता है, उसकी पहचान कंफर्म करने के लिए, लेकिन शिकी जवाब देने से पहले सियोशी अपनी कार से समदारी को टक्कर मार देता है और शिकी को चिल्लाकर कार में बैठने को कहता है। वो तेज़ी से भागते हैं। रास्ते में सियोशी कहता है कि उनकी जान बचाने का एकमात्र रास्ता देश छोड़ना है। शिकी को कुछ समझ नहीं आता। वो पूछता है कि क्या समदारी कोई लोन शार्क है, और अगर है भी तो उसे कार से टक्कर मारना ज़्यादा नहीं हो गया। उसे डर है कि उसके बाप को हत्या की कोशिश या शायद हत्या के लिए अरेस्ट कर लिया जाएगा। सियोशी उसे चुप रहने को कहता है, बताता है कि समदारी मरा नहीं है। शिकी पूछता है कि उसे कैसे पता। उनके पास वक्त नहीं, लेकिन सियोशी जानता है कि अगर उसने समझाया नहीं तो उसका बेवकूफ़ बेटा चुप नहीं होगा। वो बताना शुरू करता है और एक बड़ा बम गिराता है कि शिकी डेमन ओनी ट्राइब का वंशज है और समदारी मोटारो का वंशज है, जिससे वो जन्मजात दुश्मन है। शिकी को यकीन नहीं होता, लेकिन और समझाने का वक्त नहीं। समदारी पीछा करता है, उनकी कार को अपनी तलवार से भेदता है और उसे काले धुएं से ढक देता है। कुछ दिखाई न देने की वजह से उन्हें कार छोड़कर भागना पड़ता है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, कार में धमाका हो जाता है। तभी काला धुआं शिकी को पकड़कर पास के एक वेयर हाउस में खींच लेता है। वहाँ समदारी शिकी के सामने आता है और कहता है कि इसे पर्सनल न ले, क्योंकि उसका काम ही ऐसे कीड़ों को ख़त्म करना है। सियोशी आता है और शिकी को हालात समझाता है। वो उसे मोटारो और ओनी के बीच 1000 साल पुरानी जंग की कहानी याद दिलाता है, जो शिकी ने बचपन में कई बार सुनी थी। सियोशी बताता है कि ममोटारो की मौत के बाद उसके वंशजों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका मकसद सारे डेमन्स को मारना था। उस ऑर्गेनाइजेशन को अब ममोटारो एजेंसी कहते हैं और समदारी उसका मेंबर है। सियोशी खुद भी कभी इसका हिस्सा था। वो अपनी काली धुएं वाली तलवार निकालता है समदारी से बचाव के लिए। समदारी सियोशी को ताने मारता है, उसे सीन पाई कहकर चिढ़ाता है।
ये सियोशी को चोट पहुंचाता है क्योंकि समदारी ने उसे धोखा दिया है। लेकिन असल में सियोशी ने ही अपने परिवार को धोखा दिया क्योंकि उसने एक ओनी बच्चे को गोद लिया। शिकी को यकीन नहीं हो रहा कि ये सब उसकी आंखों के सामने हो रहा है। उसका लूजर बाप मोमोटारो का वंशज है जिसने किसी वजह से अपने जन्मजात दुश्मन को गोद ले लिया। समदारी सियोशी को उसी बात के लिए ताना मारता है, कहता है कि उसे भी शिकी के साथ ख़त्म कर देगा क्योंकि उसने अपनी कौम को धोखा दिया। लेकिन सियोशी को फ़र्क नहीं पड़ता। वो समदारी पर हमला करता है। दोनों की लड़ाई में ये तय होगा कि कौन सही है। समदारी, जो ज़्यादा जवान है, तेज़ी से सियोशी के हमले को चकमा देता है और 2 सीधे वार करके उसे ज़ख्मी कर देता है। सियोशी खून बहता हुआ ज़मीन पर गिरता है। शिकी चिल्लाता है, समदारी से रुकने की भीख मांगता है। समदारी शिकी की ओर देखता है और कहता है कि वो चुप रहे, उसकी बारी भी आएगी। सियोशी अपनी आखिरी ताकत से समदारी का पैर पकड़ता है। इससे समदारी और गुस्सा हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि सियोशी एक ओनी के लिए इतना क्यों कर रहा है। सियोशी जवाब देता है कि एक बाप को अपने बेटे को बचाने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। वो समदारी से शिकी की जान बख्शने की भीख मांगता है। वादा करता है कि शिकी ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और न कभी पहुंचाएगा। सियोशी की बातें समदारी के इरादे को डगमगाती हैं, लेकिन वो अपनी तलवार निकालता है ताकि अपने सीन पाई को हमेशा के लिए चुप कर दे। शिकी की आंखें फट पड़ती हैं। वो सोचता है कि जब उसका बाप मर रहा है तो वो बेबस क्यों खड़ा है। उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। उसकी आंखें लाल होने लगती हैं और बंद होने लगती हैं। उसे लगता है कि उसे कुछ करना होगा अभी। अचानक उसे अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस होता है। उसका शरीर बेकाबू हो जाता है और खून टपकने लगता है। उसे बांधने वाली काली रस्सी खून से भीगकर टूट जाती है। समदारी को पीछे कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि शिकी आज़ाद हो चुका है। वो शिकी को ढूंढता है और उसे छत पर खून से लथपथ पाता है। शिकी उस पर हमला करने के लिए कूदता है, लेकिन समदारी चकमा दे देता है। समदारी को ओनीज से लड़ने की आदत है तो उसे शिकी को देखकर हैरानी नहीं होती। वो देखता है कि शिकी का ओनी रूप जाग चुका है। ओनीज खून को कंट्रोल करके लड़ते हैं, लेकिन ये ओनीज की सबसे खतरनाक बात नहीं। उन्हें मारने की असल वजह यह है कि उनके इमोशंस बेकाबू होते हैं, जो इंसानों के लिए खतरा है। समदारी शिकी से लड़ने की तैयारी करता है, जो अब पूरी तरह बेकाबू है। जब वो शिकी पर पहला हमला करता है, शिकी चकमा दे देता है। शिकी का शरीर कई हथियार बनाता है और समदारी पर गोली चलाता है। समदारी सारी गोलियों से बच जाता है, लेकिन शिकी का फेंका मिसाइल इतना ताकतवर होता है कि वो रास्ता नहीं ढूंढ पाता। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिकी इतना ताकतवर होगा। शिकी बिना सोचे समझे लड़ता रहता है। आखिरकार वो समदारी को पकड़ लेता है और उसे मारता है। वो समदारी के सिर पर हमला करता है। उसकी ताकत से पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। लड़ाई खत्म होने के बाद वो पीछे हटता है। हैरानी की बात है कि समदारी मरता नहीं। उसके सिर पर बस एक काला निशान बन जाता है। वो फिर से उठता है, शिकी को मारने और दुनिया से उनीस को खत्म करने की नई उम्मीद के साथ। जैसे ही वो शिकी की ओर बढ़ता है, शिकी पीछे हटता है और चिल्लाने लगता है। उसे फिर से अपने शरीर पर कंट्रोल मिलता है। वो हैरान है कि ये सब उसने किया। वो अपने हाथ देखता है जो अब बड़े हैं और खून से सने हैं। उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब नहीं। समदारी को शिकी की हालत पर कोई हैरानी नहीं। ओनीस का रूप बदलने पर कंफ्यूजन और याददाश्त खोना आम है। उसे शिकी की हालत पर तरस नहीं आता। वो बस उसे खत्म करना चाहता है। अभी जब शिकी कंफ्यूज्ड और बिखरा हुआ है, समदारी के लिए उसे मारने का सही वक्त है। वो अपनी तलवार निकालता है और शिकी पर हमला करता है। वो किसी को चाकू मारता है और शिकी को लगता है कि वो मर गया, लेकिन खुशकिस्मती से सियोशी में अभी भी इतनी ताकत बाकी है कि वो अपने बेटे को बचा ले। वो दौड़ कर आता है और अपने बेटे के लिए तलवार झेल लेता है। समदारी गुस्से में है। वो सियोशी से पूछता है कि क्या उसे अभी भी उस लड़के को बचाने की ज़रूरत लगती है जिसका खतरनाक रूप उसने देख लिया। लेकिन एक बाप का प्यार कोई नहीं बदल सकता। सियोशी की सांसें हिल रही हैं। उसे याद आता है जब शिकी छोटा था और उसे डैड बुलाता था। वो सुनता है कि शिकी उसे फिर से डैड बुला रहा है और वो अपने आप में मुस्कुराता है। समदारी सोचता है कि सियोशी एक ओनी के खून के लिए इतना क्यों कर रहा है। सियोशी मुस्कुराता है और सोचता है कि कम से कम उसे थोड़ी देर के लिए खुशी तो मिली। तबाह हुई बिल्डिंग की वजह से शहर में हलचल मच जाती है। लोग इकट्ठा होकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, कोई गैस धमाका या कुछ और। समदारी नहीं चाहता कि उसका ध्यान खींचे, इसीलिए वो गायब हो जाता है। इससे सियोशी और शिकी को आखिरी बार मिलने का मौका मिलता है। शिकी अपने बाप को पकड़ता है, उम्मीद करता है कि वो बच जाए। सियोशी माफ़ी मांगता है कि उसने शिकी को उसकी असलियत नहीं बताई। वो कहता है कि उसे नहीं पता था कि अपने बेटे को कैसे बताए कि उसे पूरी ज़िंदगी मोमोटारो के वंशजों से भागना होगा और लड़ना होगा। लेकिन वो शिकी को सलाह देता है कि अब वो अकेला है, उसे मजबूत होना होगा ताकि वो मोमोटारो और ओनीस दोनों से बच सके। इसके साथ वो दम तोड़ देता है। शिकी को यकीन नहीं होता कि उसकी पूरी ज़िंदगी उसकी आंखों के सामने ख़त्म हो गई। कुछ मिनट पहले वो अपने बाप का मजाक उड़ा रहा था और अब सब बदल गया। वो चिल्लाता है कि उसे सियोशी के साथ अभी बहुत कुछ करना था।
वो माफ़ी मांगना चाहता था कि उसने कहा था कि वो खून के रिश्ते से नहीं जुड़े। उसे बहुत कुछ कहना था। जब सियोशी जवाब नहीं देता वो रोने लगता है। उसे ठीक से दुख मनाने का मौका भी नहीं मिलता कि एक आदमी पीछे से आता है और उसकी गर्दन पर थप्पड़ मारता है। शिकी तुरंत बेहोश हो जाता है। वो आदमी कहता है कि शिकी बेवकूफ़ है जो किसी को पीछे से आने देता है। उधर ममोटारो की एजेंसी के हेडक्वार्टर में बड़े बूढ़े बात करते हैं कि समदारी ने उनकी इजाज़त के बिना लड़ाई की। वो सोचते हैं कि क्या ममोटारो एजेंसी कमज़ोर हो रही है। वो कहते हैं कि ओनीस को इंसानों के बीच नहीं रहने दे सकते, उन्हें सबको ख़त्म करना होगा बिना इंसानों को शक होने दिए। वहाँ वो लड़का जिसने शिकी को मारा था, नीटो, अपने प्रिंसिपल को फ़ोन करता है। प्रिंसिपल उसे बधाई देता है कि उसने एक ओनी को स्कूल में लाया। प्रिंसिपल बहुत एक्साइटेड लगता है, हालांकि वो कहता है कि वो उतना एक्साइटेड नहीं है। वो नीटो से पूछता है कि उसने और किस किस को पकड़ा। नीटो शिकी की बात करता है लेकिन कहता है कि उसे नहीं पता कि शिकी कुछ काम का होगा या नहीं। क्या शिकी सचमुच काम का होगा? शिकी बेहोश है। उसे अपने बचपन की यादें आती हैं। वो और सियोशी कैसे इलाके में खेलते थे, कैसे सियोशी उसे घर जाते वक्त कंधे पर उठाता था। उसे याद आता है कि सियोशी अब कट चुका है और शायद मर चुका है। ये ख्याल उसे झटके से वापस होश में लाता है। वो एक कुर्सी से बंधा हुआ है, उसका मुंह भी बंधा है। वो हालात का जायज़ा लेता है कि कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं। उसके पास वो अजीब लड़का है जिसने उसे बचाया था, नीटो, जो अभी ट्रेनिंग कर रहा है और उलटी गिनती गिन रहा है। जब नीटो देखता है कि शिकी जाग गया, वो कहता है कि उसने उसे ज़बरदस्ती नहीं जगाना चाहा, क्योंकि उसे पता है कि शिकी का दिमाग इतना जल्दी कुछ प्रोसेस नहीं कर पाएगा। शिकी बस बंधन खोलना चाहता है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। नीटो उसके सामने आता है और अपना परिचय देता है। वो बताता है कि वो भी शिकी की तरह एक ओनी है और अपनी पहचान साबित करने के लिए अपना हॉर्न दिखाता है। वो कहता है कि सियोशी की बॉडी को सुरक्षित रखा गया है, शिकी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन शिकी यहाँ इसीलिए है ताकि उसका मूल्यांकन और रिट्रीवल हो सके। नीटो एक बोर्ड सरकाता है और हालात समझाता है। ममोटारो एजेंसी है जो ममोटारो की जड़ों से शुरू हुई थी। उनका मकसद है दुनिया से हर ओनी को ख़त्म करना। वो काला धुआं छोड़ते हैं और समदारी उनमें से एक है। इस एजेंसी से लड़ने और ओनीज़ को ख़त्म होने से बचाने के लिए ओनीज़ ने अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे ओनी एजेंसी कहते हैं। नीटो इसका हिस्सा है। उसका काम है जागे हुए ओनीज़ को ढूंढना और ये तय करना कि कौन इसमें शामिल होने लायक है। वो शिकी को बताता है कि वो उसका मुंह खोलेगा ताकि वो साबित कर सके कि वो इस ग्रुप में शामिल होने लायक है। जैसे ही नीटो शिकी के मुंह का बंधन खोलता है, शिकी गुस्से में बेकाबू हो जाता है। वो नीटो से पूछता है कि उसका बाप कहाँ है। नीटो, जो उसका इम्तिहान ले रहा है, उसका एक पॉइंट काट देता है। वो शिकी से पूछता है कि क्या वो बेवकूफ़ है, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था कि उसके बाप की बॉडी सुरक्षित है। शिकी नीटो पर भरोसा नहीं करता। वो जिद करता है कि अगर उन्हें ठीक से बात करनी है तो नीटो उसे खोल दे, लेकिन नीटो फिर से एक पॉइंट काट देता है। शिकी और गुस्सा हो जाता है, कहता है कि नीटो भरोसेमंद नहीं और वो किसी भी एसोसिएशन में शामिल नहीं होना चाहता। नीटो समझ जाता है कि शिकी जिद्दी है और उसे उसी हिसाब से डील करना होगा, लेकिन शिकी एक पल रुकता है। वो जानता है कि वो मुसीबत में है, उसे शांत रहना होगा। वो शांत होकर नीटो से बात करता है, पूछता है कि वो उसे क्यों ग्रेड कर रहा है और बंधन खोलने की गुजारिश करता है। वो कहता है कि उसका एक मकसद है, उस आदमी से बदला लेना जिसने उसके बाप पर हमला किया। उसके पास वक्त नहीं है। नीटो उसे शांत करने की कोशिश करता है ताकि वो समझ सके कि क्या हो रहा है, लेकिन शिकी न वक्त बर्बाद करना चाहता है न ज़्यादा सोचना। जब नीटो देखता है कि शिकी रीजनेबल नहीं होना चाहता, वो उसकी स्किल्स को दूसरे तरीके से टेस्ट करने का फैसला करता है। नीटो का मेन ऑब्जेक्टिव ये देखना है कि शिकी कितना स्किल्ड है। अगर वो शांति से नहीं दिखाएगा तो नीटो उसे उकसाएगा। वो एक लाल टाई निकालता है और कहता है कि शिकी को टाई के साथ अच्छा लगेगा। चूंकि शिकी बात नहीं करना चाहता, नीटो उसे गला घोंटकर मौत के करीब ले जाने का फैसला करता है। उसे पता है कि जब कोई मौत के किनारे पहुंचता है तो चाहे वो कुछ ना करना चाहे, वो कुछ ना कुछ कर ही लेता है। वो शिकी के पीछे जाता है और उसे गला घोंटना शुरू करता है। कहता है कि जब वो मरने के करीब होगा तब उसकी स्किल्स दिखेंगी। जैसा नीटो ने सोचा, शिकी छटपटाने लगता है। वो मौत के बारे में सोचता है। मरने का मतलब होगा कि वो अपने बाप का बदला लेने का मौका खो देगा। वो ऐसा नहीं होने देगा। उसका जुनून, डर और बेचैनी सब मिलकर एक चीज़ बन जाते हैं, जिंदा रहने की ज़रूरत। उसकी आंखें फिर से लाल हो जाती हैं और उसके शरीर से खून टपकने लगता है। साफ है कि वो फिर से ओनी फॉर्म में जाने वाला है। अचानक वो छटपटाना बंद कर देता है। नीटो समझता है कि वो मर गया, लेकिन फर्श पर पड़ा खून इकट्ठा होने लगता है और शिकी बरसर्क मोड में चला जाता है। वो नीटो पर हमला करने के लिए कूदता है। नीटो जानता है कि इस हालत में शिकी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता और जो कुछ भी करेगा उसे याद भी नहीं रहेगा। नीटो अपनी खूनी छतरी निकालता है और शिकी के हमले के लिए तैयार होता है।
अगर ये हमला किसी नॉर्मल इंसान पर होता तो बहुत खतरनाक होता, लेकिन नीटो जो अपनी ताकत को कंट्रोल कर सकता है, इसे शिकी को सबक सिखाने का मौका बनाता है। बाद में शिकी जागता है और देखता है कि उसके हाथ खून से सने हैं। उसे एहसास होता है कि उसके हाथ अब नॉर्मल नहीं हैं और उसे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। नीटो समझाता है कि जब कोई ओनी बरसर्क मोड में जाता है तो उसका दिमाग और शरीर उसका साथ छोड़ देते हैं और कोई याद नहीं रहती। शिकी देखता है कि नीटो के पास भी कोई खूनी हथियार है और सोचता है कि नीटो भी बरसर्क हुआ होगा, लेकिन नीटो साफ करता है कि वो सिर्फ अपने खून को कंट्रोल कर रहा है। वो कहता है कि शिकी तो अपने दिमाग और शरीर को भी कंट्रोल नहीं कर सकता और ग्रुप के लिए बेकार होगा। भले ही उसे शामिल कर लिया जाए, इसलिए उसे शिकी में कोई इंटरेस्ट नहीं। जाने से पहले शिकी उसे गौर से देखता है। वो जानता है कि नीटो ताकतवर है और उसके साथ रहने से उसे बदला लेने का असली मौका मिल सकता है। वो अपना गर्व निगलता है और नीटो के सामने झुकता है, उसे अपने साथ ले चलने की गुजारिश करता है, लेकिन नीटो मना कर देता है। वो कहता है कि वो ऐसा ओनी नहीं लेगा जो ग्रुप के लिए बोझ बने, बल्कि वो ऐसा ओनी जो अपनी ताकत को कंट्रोल न कर सके उसे दुनिया में घूमने नहीं देगा, क्योंकि वो दूसरों के लिए खतरा है। वो खुद को चाकू मारता है ताकि खून निकाल कर लड़े। शिकी मरना नहीं चाहता, इसलिए उसके पास नीटो से लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं। वो नीटो पर हमला करता है। नीटो जो जानना चाहता है कि शिकी क्या कर सकता है, बचाव की तैयारी करता है। उसे लगता है कि शिकी हमेशा की तरह बरसर्क होकर हमला करेगा, लेकिन शिकी जो करता है वो नीटो के दिमाग को हिला देता है। नीटो को लगा था कि शिकी बरसर्क हो जाएगा, लेकिन शिकी उसकी छतरी शील्ड पर कूदता है और उस तक पहुंचता है। वो देखता है कि शिकी ने अपने ओनी खून से एक गन बनाई है और नीटो पर गोली चलाता है। खुशकिस्मती से नीटो इतना ताकतवर है कि वो गोली से बच जाता है और शिकी को पीछे धकेल देता है। जब शिकी गिरता है, वो नीटो को साबित करने की कोशिश करता है कि उसने अपनी ताकत को कंट्रोल किया, लेकिन नीटो कहता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक था, इसे गिना नहीं जाएगा। जैसा नीटो ने सोचा, शिकी फिर से बरसर्क मोड में जाने वाला होता है, लेकिन वो इसका विरोध करता है। जब खून उसके सिर की ओर बढ़ता है, वो अपने हाथ पकड़ता है और इसका मुकाबला करता है। आखिरकार वो खुद को बरसर्क होने से रोक लेता है। नीटो हैरान है, उसने कभी किसी को इतने बेतरतीब ढंग से ओनी खून को कंट्रोल करते नहीं देखा। शिकी ने न सिर्फ अपने ओनी खून को कंट्रोल किया, बल्कि खुद को बरसर्क होने से भी रोका। नीटो सोचता है कि ऐसा कैसे हुआ। जब वो शिकी से पूछता है, शिकी कहता है कि वो अपना स्टार सीक्रेट नहीं बताएगा जब तक नीटो उसे अपना अंडरलिंग न बनाए। जब शिकी देखता है कि उसे नीटो को इम्प्रेस करना है, वो बताता है कि उसने देखा था कि नीटो ने अपनी उंगली चुभोकर खूनी छतरी बनाई थी। उसने सोचा कि अगर वो दोनों ओनी हैं तो वो भी ऐसा कर सकता है, इसलिए उसने अपने दिमाग को गन बनाने का ऑर्डर दिया और उसका दिमाग गन बनाने में कामयाब रहा। नीटो को यकीन नहीं होता, ओनी खून ऐसा काम नहीं करता। नीटो के लिए ओनी खून और रीज़न हमेशा एक दूसरे से टकराते हैं, इसलिए बेतरतीब ओनीज आखिरकार बेकार साबित होते हैं। नीटो के दिमाग में रीज़न और बरसर्क मोड के बीच एक पुलिस ऑफिसर होता है। बरसर्क मोड से बचने के लिए उसे ऑफिसर से कहना पड़ता है कि वो बरसर्क मोड को लॉक कर दे और उसकी 30% ताकत उधार ले, लेकिन शिकी के दिमाग में ऐसा नहीं है। उसका तरीका ज़्यादा हिंसक है। वो ऑफिसर से लड़ता है, उसे हरा देता है, फिर बरसर्क मोड से लड़ता है ताकि वो उसे अपनी ताकत उधार दे और बरसर्क ना होने दे। वो शायद बेतरतीब है, लेकिन उसमें कुछ ख़ास है जो उसे इस पागलपन भरी ताकत के लिए परफेक्ट बनाता है। जब नीटो ये सब सोच रहा होता है, शिकी उससे गुजारिश करता रहता है। वो कहता है कि उसे पता है कि वो अभी काम का नहीं, लेकिन अगर नीटो उसे ले ले और वो अपने बाप का बदला लेने लायक मजबूत हो जाए तो वो बाद में नीटो के लिए काम का हो सकता है। फिर भी नीटो उसे लेने से मना कर देता है। वो एक खूनी भाला लेकर शिकी की ओर बढ़ता है और कहता है कि उसे शिकी को मारना होगा। वो भाला उठाता है और शिकी को मारता है, लेकिन असल में शिकी को नहीं, बस उसकी साइड में चाकू घूंपता है। वो खुलासा करता है कि वो शिकी को अपना अंडरलिंग नहीं बनाएगा, बल्कि वो उसे अपना स्टूडेंट बनाएगा। वो बताता है कि शुरू से ही उसे पता था कि शिकी टेस्ट पास कर चुका है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि टेस्ट का सवाल क्या था। शिकी को समझाने के लिए कि ओनी का पूरा मसला क्या है, वो बताता है कि शिकी अभी उस पहाड़ और नदी पर है जहाँ उसका प्रिंसिपल था। उस जगह को हेल डोरस्टेप यानी ओनियाशिमा कहते हैं। वहाँ एक स्कूल है जिसे रासेत्सु एकेडमी कहते हैं। ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहाँ जवान और जागे हुए ओनीज को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे लड़ें, अपने खून को कंट्रोल करें और बरसर्क मोड में न जाएं। उन्हें ओनीज और ममोटारो के बीच की हिस्ट्री और हालात से डील करना भी सिखाया जाता है। ये ओनीज का स्कूल है और शिकी भी वहाँ पढ़ेगा। शिकी को गुस्सा आता है कि उसे फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, लेकिन अगर इसका मतलब है कि वो अपना परफेक्ट बदला ले सकेगा तो वो जाएगा। वो नीटो से कंफर्म करता है कि क्या वो सचमुच मजबूत हो सकता है। नीटो उसे यकीन दिलाता है कि मजबूत होना तो वहाँ की सबसे छोटी चीज़ है। शिकी वहाँ जाने का फ़ैसला करता है। नीटो उसे बताता है कि वो उसका होम रूम टीचर होगा।
क्लास के बाकी स्टूडेंट्स जवान हैं, लेकिन कुछ ने अपनी ताकत को आसानी से कंट्रोल करना सीख लिया है। नीटो शिकी को साफ करने के लिए ले जाता है। बाहर आने से पहले शिकी देखता है कि उसके सिर पर हॉर्न्स अभी भी हैं। वो नीटो से शिकायत करता है, जो अभी एक्सरसाइज कर रहा है। नीटो बताता है कि ये जागने की निशानी है, लेकिन जब वो मजबूत होगा तो हॉर्न्स की विजिबिलिटी को भी कंट्रोल कर सकेगा। शिकी अपने यूनिफॉर्म में बाहर आता है। वो इस नए सफ़र के लिए एक्साइटेड है, लेकिन शुरू करने से पहले उसे जानना है कि उसके बाप की ज़िंदगी कैसे ख़त्म हुई। वो नीटो से पूछता है। नीटो बताता है कि उसने सियोशी की बॉडी को मॉर्ग में रखा है क्योंकि उसे शिकी के बरियल प्लान्स नहीं पता। वो सलाह देता है कि शिकी के पास दुख मनाने का वक्त या मौका नहीं है। दुख मनाने की जगह उसे मजबूत होना चाहिए और परफेक्ट बदला लेना चाहिए। नीटो क्लासरूम की ओर दौड़ना शुरू करता है और शिकी को कहता है कि अगर वो एक्सपेल नहीं होना चाहता तो उसे पकड़ ले और उससे पहले क्लास में पहुंच जाए। शिकी दौड़ता है और नीटो को पकड़ लेता है। क्लास के सामने शिकी अपनी सांस पकड़ने की कोशिश करता है ताकि अपनी इज्जत के साथ अंदर जा सके, लेकिन नीटो को इस तरह की पैकेजिंग के लिए वक्त नहीं। वो शिकी को लात मारकर क्लासरूम में धकेल देता है। शिकी गिरता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। उसे डर है कि उसके क्लासमेट्स उसे कायर समझेंगे, इसलिए वो एक स्टूडेंट जीन कुगासाकी के पास जाता है। उसका मजाक उड़ाता है कि उसके हॉर्न्स नहीं दिख रहे और टिश्यू मांगता है। जीन उसे याद दिलाता है कि जिन ओनीस की ताकत कंट्रोल नहीं होती उनके हॉर्न्स दिखते हैं। वो अपने हॉर्न्स दिखाता है। बाकी स्टूडेंट्स इकारी, किना, गुजी और होमारे, जिनके हॉर्न्स दिख रहे हैं और जो अभी कमज़ोर हैं, विरोध करते हैं कि जिन उनसे ऐसे बात नहीं कर सकता। पहले ही दिन क्लास में झगड़ा शुरू होने वाला होता है। नीटो शिकी को एक सीट पर धकेलता है और सबको शांत होने को कहता है। शिकी हैरान है कि उसे कैसे धकेला गया और जीन को भी समझ नहीं आता कि नीटो उनके पीछे कैसे आ गया। ये उनकी इंट्रोडक्टरी क्लास है। नीटो बताता है कि वो एक गेम खेलेंगे, टैग गेम। वो उन्हें शिनरा फॉरेस्ट नाम के जंगल में ले जाता है। वो सबको ऑर्डर देता है कि वो एकेडमी तक वापस दौड़ें। जिसे वो पकड़ लेगा वो गेम हारेगा, एक्सपेल हो जाएगा और गेम खत्म। उनकी मदद के लिए वो कहता है कि वो अपना खून इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन वो सब अपने खून का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो लोग बेकाबू हो गए तो वो अपना खून इस्तेमाल करेगा। जब शिकी को इस गेम के बारे में सुनकर झटका लगता है तो नीटो उसे याद दिलाता है कि ये कोई साधारण स्कूल नहीं है। ये वो स्कूल है जहां मोमोतारो एजेंसी के खिलाफ लड़ने वालों को ट्रेनिंग दी जाती है, तो उन्हें हमेशा तैयार रहना पड़ता है। जायन पूछता है कि अगर वो नीटो को मार दें तो क्या होगा, क्योंकि नीटो अपना खून इस्तेमाल नहीं कर रहा। नीटो बताता है कि अगर कोई उसे मार देता है तो वो स्टूडेंट तुरंत ग्रेजुएट कर जाएगा और उसे जो भी पोजीशन चाहिए वो मिल जाएगी। शिकी ग्रेजुएट करने के बारे में सोचता है। इसका मतलब है कि वो अपने पिता के कातिलों से लड़ने के लिए काफ़ी मजबूत हो जाएगा। लेकिन क्या वो अभी अपने टीचर को मार सकता है? जवाब है नहीं। नीटो देखता है कि बाकी सब गेम के लिए तैयार हैं सिवाय शिकी के, जो अपने ख्यालों में खोया है। वो शिकी को बुलाता है, जो आगे की जर्नी को लेकर उत्साह से मुस्कुराता है। ये शिकी और रेत्सु एकेडमी में दाखिल हुए बाकी स्टूडेंट्स का पहला टेस्ट है। टेस्ट का ऑफिशियल नाम है ओनी टैग। ओनी टैग के नियम समझाने के लिए नीटो बताता है कि पार्टिसिपेंट्स को 1 घंटे के अंदर एकेडमी वापस लौटना है बिना ईट वाले प्लेयर के पकड़े गए। इस केस में ईट है उनका होम रूम टीचर नाइतो। नाइतो एक और नियम बताता है, स्टूडेंट्स को गोल तक पहुंचने के लिए 2 खास ऑर्ब्स में से एक चाहिए। ये बोलते ही नीटो दोनों बॉल्स को दूर फेंक देता है और कहता है कि भले ही वो एकेडमी पहुंच जाएं, बिना बॉल के वो काउंट नहीं होगा। गुजी पूछता है कि अगर हर राउंड में सिर्फ 2 बॉल्स हैं तो सब कैसे पास करेंगे? नीटो जवाब देने से पहले इकारी समझ जाता है कि स्टूडेंट्स को बॉल्स के लिए आपस में लड़ना होगा। नीटो बताता है कि यही सच है और सबको 3 ग्रुप्स में बांट देता है। पहले ग्रुप में ओमर, शिकी और जायन, दूसरे ग्रुप में इकारी, तीसरे ग्रुप में रोकुरो और क्वेमा। चूंकि ग्रुप 2 और 3 में सिर्फ 2-2 मेंबर्स हैं, उन्हें सिर्फ एक बॉल मिलेगी, यानी ग्रुप 1 में 2 बॉल्स के लिए लड़ाई होगी और 2 लोग पास हो सकते हैं। लेकिन ग्रुप 2 और 3 में सिर्फ एक विनर होगा। इसका मतलब है कि कम से कम 3 रूकी स्टूडेंट्स एकेडमी से निकाले जाएंगे। और कुछ समझाने को बाकी नहीं, नीटो सबको तैयार होने को कहता है। तभी शिकी चिल्लाकर बीच में टोकता है। शिकी चिल्लाता है कि वो जायन के साथ एक ग्रुप में नहीं रहना चाहता। उसे मास्क्ड वियर्डो कहता है। नीटो साफ कहता है कि अगर किसी स्टूडेंट को टीचर के नियमों से कोई प्रॉब्लम है तो वो एकेडमी छोड़ सकता है। शिकी के लिए भी यही बात है। चूंकि वो निकाला नहीं जाना चाहता, उसके पास नियम मानने के अलावा कोई चारा नहीं। ओमर, जो काफ़ी शर्मीली है, धीरे से शिकी के पास आती है और कहती है कि वो ओनी बनने में अच्छी नहीं है। वो टैग गेम में शिकी का रास्ता नहीं रोकेगी। शिकी को यकीन नहीं होता कि एक असली लड़की, वो भी इतनी क्यूट, उस जैसे लूज़र के पास आई। उसकी पूरी ज़िंदगी में लड़कियां उससे दूर रहती थीं क्योंकि वो पूरा डेलिंक्वेंट था। ये पहली बार है जब वो किसी लड़की से बात कर रहा है और वो तुरंत प्यार में पड़ जाता है। वो वादा करता है कि वो उसकी हर हाल में रक्षा करेगा। ओमर धीरे से कहती है कि वो ये नहीं चाहती, वो बस शिकी से मिलना जुलना चाहती थी। फिर वो अपने दूसरे टीममेट जायन से बात करने जाती है, लेकिन जायन उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है, जिससे वो रोने लगती है। शिकी, जैसा कि उसने वादा किया था, ओमर की इज्जत बचाने के लिए जायन को गालियां देता है।
फिर वो ओमर को चुप कराने की कोशिश करता है, कहता है कि इतनी क्यूट लड़की को रोने से चेहरा ख़राब नहीं करना चाहिए। फिर खुद को सुधारता है कि रोने से वो और क्यूट लग रही है। फिर दोबारा सुधारता है कि अगर वो मुस्कुराएगी तो और भी क्यूट लगेगी। वो उसे हौसला देता है, धीरे से कहता है कि सिर्फ वो दोनों मिलकर टेस्ट पास करेंगे। ओमर अब शांत हो जाती है। शिकी फिर से जायन की तरफ मुड़ता है और उससे लड़ाई शुरू करता है। जायन, जो बिल्कुल परेशान नहीं है, शिकी को अटेंशन सीकर कहता है, जो हर 5 सेकंड में उसे तंग करता है। जायन कहता है कि शिकी को अभी हार मान लेनी चाहिए क्योंकि उसे लगता है कि शिकी निकाला जाएगा, लेकिन शिकी कहता है कि उसका एक गोल है और वो उसे पाने के लिए ग्रेजुएट करेगा। जायन मजाक में कहता है कि शिकी का गोल उतना ही बेकार है जितना उसका वजूद। ये सुनकर शिकी गुस्से से उबल पड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो और बेकार की लड़ाई में वक्त बर्बाद करे, नीटो उसे रोकता है। वो ग्रुप 1 के बाकी लोगों को गेम एरिया में जाने को कहता है। नीटो बताता है कि ग्रुप 1 के बाद ग्रुप 2 और 3 का टेस्ट होगा। शिकी और जायन तेजी से अंदर चले जाते हैं ताकि ऑनर ढूंढ सकें, लेकिन ओमर पीछे रह जाती है क्योंकि वो कुछ करने में हिचक रही है। जंगल में दौड़ते हुए जायन अपने गोल के बारे में हिंट देता है। वो एक खास यूनिट ज्वाइन करना चाहता है ताकि किसी खास शख्स से मिल सके। इसके लिए वो कुछ भी करेगा, यहाँ तक कि नीटो को मार देगा, क्योंकि इससे वो तुरंत ग्रेजुएट हो जाएगा और अपनी पसंद की यूनिट चुन सकेगा। दूसरी तरफ शिकी जायन के पीछे भागता है, उसे सबक सिखाने की चाहत में। हाथ में लकड़ी की छड़ी लिए शिकी जायन को धमकाता है कि या तो वो अपनी बात वापस ले या फिर उससे लड़े। जायन को अब इस लूजर से तंग आ चुका है। वो अपना मास्क हटाता है, जिसके नीचे उसका डरावना निशान भरा चेहरा दिखता है, और वो लड़ने को तैयार हो जाता है। शिकी जरा भी नहीं डरता और जायन को चैलेंज करता है। जायन अपना ओनी खून निकालता है और उसे अपनी दाहिनी बांह पर कई ड्रिल्स में बदल देता है, बिल्कुल सटीकता के साथ। शिकी, जो अभी अपने ओनी खून को कंट्रोल करना भी ठीक से नहीं जानता, उसे एहसास होता है कि उसने ये लड़ाई शुरू करके गलती कर दी। शिकी जायन से मानता है कि वो अभी ओनी बनने में अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी साफ कहता है कि वो पीछे नहीं हटेगा। वो कहता है कि उसे अपने पिता की मौत का बदला लेना है, जिसे जायन ने बेकार कहा था। जायन को ये बात नहीं पता थी। अब जब उसे पता चला कि शिकी का गोल अपने पिता का बदला लेना है, तो न जाने क्यों वो और जोश में आ जाता है शिकी को पीटने के लिए। शिकी अपनी उंगलियां काटता है, लेकिन नाइतो से लड़ाई के वक्त की तरह वो अपने खून को हथियार में नहीं बदल पाता। उसे लकड़ी की छड़ी से ही लड़ना पड़ता है। जैसा कि उम्मीद थी, जायन उस पर हावी हो जाता है और एक पंच से शिकी को ज़मीन पर गिरा देता है। शिकी को पहले कभी इतना कमज़ोर महसूस नहीं हुआ। बचपन में वो हमेशा ज़िद्दी और सबसे मजबूत था। उसे लगता था कि यहाँ भी वैसा ही होगा, लेकिन यहाँ के लोग उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। जायन उसे ज़मीन पर पड़ा छोड़कर चला जाता है, बिना पलट कर देखे। वो ताना मारता है कि उसे शिकी को हराने के लिए खून इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। शिकी को बेकार बताकर वो चला जाता है। शिकी गुस्से में उससे कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है और चुपचाप चला जाए। वो चिल्लाता है कि वो बदला लेगा, लेकिन जायन को शिकी का ये रवैया बेवकूफ़ी लगता है। वो कहता है कि कमज़ोर होने की वजह से शिकी को मर जाना चाहिए। जायन उसकी तरफ खून से बना एक हमला भेजता है। उसी वक्त ओमर, जो जंगल में उन्हें ढूंढ रही थी, वहाँ पहुँचती है। मासूमियत से वो उनकी तरफ दौड़ती है, बिना ये जाने कि वो एक चल रहे हमले की तरफ जा रही है। जैसे ही वो पास पहुँचती है, जायन का हमला और करीब आता है। उसका चेहरा डर से चमक उठता है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। डर है कि ये हमला उनका अंत कर देगा, लेकिन शिकी ने ओमर की रक्षा का वादा किया था। वो उसकी तरफ दौड़ता है और हमले के गुजरने के बाद उसे छोड़ता है, लेकिन इस दौरान वो खुद घायल हो जाता है और उसका खून ओमर के शरीर पर टपकता है। वो जायन से भिड़ता है, पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया जिससे सब खतरे में पड़ गए। जायन को कोई पछतावा नहीं। वो कहता है कि ये उनकी गलती नहीं, वो कमज़ोर हैं और कमज़ोर लोग मरने के लायक हैं। ओमर शिकी की चोट देखकर बहुत दुखी होती है। वो सिर झुकाकर माफ़ी मांगती है कि उसकी वजह से शिकी को चोट लगी, लेकिन शिकी कहता है कि उसकी गलती नहीं, जायन की गलती है। ओमर बार बार माफ़ी मांगती है और उसके आंसू खून में बदल जाते हैं। उन खूनी आंसुओं से एक राक्षस निकलता है जो बेहद डरावना है। ओमर जानती है कि ये राक्षस कितना खतरनाक है और वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। वो उनसे भागने की गुहार लगाती है क्योंकि ये राक्षस उन्हें मार डालेगा। राक्षस हमला करता है और ऐसा लगता है कि सब खत्म हो जाएगा। इस बीच नीटो ये सीन देख रहा है। प्रिंसिपल उससे बात करता है और याद दिलाता है कि ये दिन ओरिएंटेशन के लिए था, लेकिन नीटो बच्चों को जंग के माहौल में डाल रहा है। नीटो कहता है कि वो उन्हें क्लास में ओरिएंटेशन देने से ज़्यादा कुछ सिखा रहा है। ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। प्रिंसिपल हमेशा से मानता है कि नाइतो में दयालुता की कमी है, लेकिन उसे पता है कि नाइतो का एक हिस्सा दयालु भी है। वो बताता है कि ओनी बच्चे कैसे मर जाते हैं। कुछ तो सिर्फ ओनी से रिलेटेड होने की वजह से मर जाते हैं। कुछ को लैब में टेस्टिंग के लिए ले जाया जाता है। जब वो मरने की कगार पर होते हैं तो उनके दिमाग में क्या चलता है, नीटो को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका मानना है कि कमज़ोर ओनी को मरना ही चाहिए।
शिकी राक्षस से बच जाता है और सोचता है कि क्या जायन भी बचा होगा। जायन झाड़ियों से कूदकर बाहर आता है और लड़ाई जारी रखता है। शिकी उमर से पूछता है कि क्या वो उस राक्षस को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन उमर नहीं कर सकती। राक्षस उसका खून इस्तेमाल कर रहा है और वो बहुत खून खो रही है। शिकी उसे राक्षस के नीचे से निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही वो पास जाता है, राक्षस उसकी रक्षा करता है। शिकी सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन रुकता नहीं। वो ओमर तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस खून की सांस छोड़ता है और उसे उड़ा देता है। ओमर राक्षस को सिस कहकर पुकारती है और शिकी को लगता है कि ये कोई ट्रॉमा हो सकता है। वो उसे फिर से भागने को कहता है, लेकिन शिकी ऐसा नहीं करता। वो ओमर को याद दिलाता है कि वो बहुत खून खो रही है और जल्दी ख़त्म हो सकता है। ओमर को अपनी जान की परवाह नहीं, वो मरने को तैयार है, लेकिन शिकी को उसकी फ़िक्र है। वो जानती है कि वो मुश्किल से टिक पा रही है और शिकी बस उसकी मदद करना चाहता है। उसे एहसास है कि वो कितना कमज़ोर है और ये सोचना भी दुखद है। उसे याद आता है कि उसने अपने पिता को मरते देखा था और वो कुछ नहीं कर पाया था। अब भी वो कमज़ोर है। वो रोने लगता है क्योंकि उसका खून कुछ भी नहीं बना पा रहा। जायन बाहर आता है और उसे रोता देख कहता है कि अगर रोना है तो चला जाए। जायन फिर से लड़ने के लिए दौड़ता है और मानता है कि राक्षस का वार अभी भी उसे प्रभावित कर रहा है, लेकिन अगर वो भागा तो मर जाएगा, इसलिए वो नहीं भाग सकता। वो खुद को चोट पहुंचाता है ताकि खून निकले और एक्लिप्स ब्लड रिलीज करता है। जायन 2 अलग अलग हथियार बनाता है, जिसे देखकर नाइतो, जो दूर से देख रहा है, हैरान हो जाता है। इतने छोटे ओनी के लिए 2 हथियार बनाना बहुत खून का कंट्रोल मांगता है। खून से हथियार बनाना दिमाग का काम है। दिमाग खून के ज़रिए कुछ बनाता है जो आपको पसंद हो या आपके ट्रॉमा से जुड़ा हो। ये इरादे से होता है। नाइतो जानता है कि शिकी कुछ नहीं बना पाएगा, क्योंकि पहले की लड़ाई में उसका हथियार बनाना बस एक इत्तेफाक था। जायन राक्षस से लड़ने के लिए कूदता है और उसका सिर काटने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस खुद को बचा लेता है। जायन पीछे हटता है और राक्षस जवाबी हमला करता है। जायन अपने तलवार से खून को काटता रहता है। शिकी इस लड़ाई को देखता है और सोचता है कि वो इतना कमज़ोर क्यों है कि एक हथियार भी नहीं बना पा रहा। अचानक उसे एहसास होता है कि जायन जो भी हथियार बना रहा है वो सिर्फ काटने के लिए हैं। उसे याद आता है कि उसने पहले एक गन बनाई थी। बचपन में उसे गन्स बहुत पसंद थे। वो सोचता है कि कौन सा हथियार बना सकता है। दूसरी तरफ जायन और राक्षस की लड़ाई और तीखी हो जाती है। नाइतो अब और देख नहीं सकता। वो उनकी मदद के लिए तैयार होता है। तभी राक्षस चीखता है और शिकी उसे चुप रहने को कहता है। सबका ध्यान शिकी की तरफ जाता है, जिसने अपने खून को कंट्रोल करके एक गन बना ली है। नाइतो राहत महसूस करता है कि शिकी को अपने खून का कंट्रोल मिल गया। शिकी गन से राक्षस के सिर पर गोली मारता है और उसका सिर उड़ जाता है। जायन हैरानी से उसे देखता है और शिकी खुद पर गर्व महसूस करता है। उसने अपने हथियार को कंट्रोल कर लिया है। अब इसका मतलब क्या है? शिकी अपनी गन के साथ लड़ने निकलता है, जबकि जायन देखता है कि वो इसका इस्तेमाल कैसे करता है। राक्षस को भी नहीं पता कि कुछ मिनटों में उस पर क्या गिरने वाला है। शिकी गर्व से अपनी गन एक्टिवेट करता है और राक्षस पर 3 बार गोली चलाता है। गन से निकलने वाली एनर्जी सामान्य नहीं है। एक ओनी के लिए भी ये इतनी ताकतवर है कि राक्षस को खत्म कर देती है। राक्षस बिखर जाता है और उसका सिर उड़ जाता है। नाइतो सोचता है कि ये कैसी एनर्जी है। उसे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। और भी बुरा, उसे आसमान से खून की बूंदें गिरती दिखती हैं। फिर बारिश शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि शिकी की गोली ने न सिर्फ राक्षस को खत्म किया, बल्कि मौसम भी बदल दिया। क्या ताकत है! ओमर थक चुकी है। उसने बहुत खून खो दिया है। उसे चक्कर आ रहा है और वो गिर पड़ती है। शिकी को उस पर बहुत तरस आता है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद भी इतना कमज़ोर है कि गिर पड़ता है। फिर भी वो हार नहीं मानता। नाइतो आता है और कहता है कि शिकी ने बहुत खून इस्तेमाल किया, जिससे उसे चक्कर आ रहे हैं और उसकी मेमोरी धुंधली हो रही है। शिकी जानता है कि नाइतो सही है, लेकिन हार नहीं मानना चाहता। वो हिम्मत करके खड़ा होता है और नाइतो से डींग मारता है कि वो अभी भी खड़ा हो सकता है, लेकिन तुरंत ही वो और ज़ोर से गिरता है। नाइतो को उस पर तरस नहीं आता। वो कहता है कि शिकी को अपनी ताकत पर कंट्रोल नहीं है। अगर वो ऐसा ही करता रहा तो सारा खून खोकर मर जाएगा, लेकिन उसकी मौत कोई दुख नहीं देगी क्योंकि वो बेकार है। फिर भी नाइतो ये बात नहीं झटक सकता कि शिकी में ताकत है। शिकी नाइतो से कहता है कि ओमर को मदद चाहिए। नाइतो हैरान है कि इतनी बुरी हालत में भी शिकी दूसरों की फिक्र कर रहा है। ओमर को बचाने से पहले जायन पीछे से नाइतो पर हमला करता है। नाइतो खुद को बचाता है। जायन उससे लड़ने को कहता है। नाइतो उसे याद दिलाता है कि उसके 2 साथी बेसुध पड़े हैं, लेकिन जायन को कोई परवाह नहीं। वो कहता है कि वो मायने नहीं रखते। उसका मकसद नाइतो को मारना है ताकि वो तुरंत ग्रेजुएट कर सके। नाइतो देखता है कि जायन कितना स्वार्थी है। वो अपनी छतरी एक्टिवेट करता है और लड़ने को तैयार हो जाता है।
वो कहता है कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ बराबरी का व्यवहार करता है, चाहे वो कमज़ोर हों या ताकतवर। उसे उन लोगों से नफरत है जो भेदभाव करते हैं। जायन को कोई पसंद करने की ज़रूरत नहीं, वो बस नाइतो को मारना चाहता है, ग्रेजुएट करना चाहता है और अपनी पसंद की पोस्ट पाना चाहता है। नाइतो उसकी मंशा समझता है, लेकिन कहता है कि वो अपना खून इस्तेमाल नहीं करेगा जैसा उसने वादा किया था। लेकिन वो जायन के साथ नरमी भी नहीं बरतेगा। जायन गुस्सा हो जाता है क्योंकि नाइतो उसे गंभीर प्रतिद्वंद्वी नहीं मानता। वो अपने खून से एक ब्लेड बनाता है और लड़ने को तैयार होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि नाइतो की छतरी कोई साधारण छतरी नहीं है। जायन के पास पहुंचने से पहले नाइतो छतरी से गैस छोड़ता है, बर्फ जैसी गैस। जायन के चेहरे को धुंधला कर देती है। जायन सोचता है कि नाइतो करीब से हमला करेगा और अगर उसकी नज़र ठीक हुई तो वो खुद को बचा लेगा, लेकिन उसे नहीं पता कि नाइतो ने उसकी कमजोरी पकड़ ली है। नाइतो रबर की गोलियां मारता है। जायन एक पेड़ के पीछे छिपने की कोशिश करता है और कामयाब हो जाता है। नाइतो बताता है कि उसे पता है कि जायन उस टाइटन से लड़ाई में घायल हुआ है, इसलिए वो उसके घायल हाथों पर निशाना लगा रहा है। लेकिन जायन को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये गोलियां उसे मारेंगी नहीं। जायन के पास भी दूर के हमले के लिए कुछ है। वो अपने खून से ब्लड स्प्लिटर्स बनाता है जो दूर से हमला कर सकते हैं। वो स्प्लिटर्स नाइतो की तरफ भेजता है। नाइतो को नहीं पता था कि जायन दूर से भी लड़ सकता है, लेकिन वो कुशल है तो वो हमले से बच जाता है। फिर वो एक ग्रेनेड छोड़ता है ताकि जायन कमज़ोर हो जाए। इसके बाद वो जायन पर कूदता है और उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिससे जायन का बैलेंस बिगड़ जाता है। नाइतो जायन का मजाक उड़ाता है कि अगर ये असली लड़ाई होती तो जायन अब तक मर चुका होता। उसे पता है कि जायन दोबारा खड़े होने लायक नहीं है। फिर भी पक्का करने के लिए वो अपनी छतरी से जायन को और जकड़ता है। उसे चुनौती देता है कि बाहर निकल कर दिखाए। वो कहता है कि उसे पता है कि जायन जल्दी से पोस्टिंग चाहता है ताकि अपने पिता से मिल सके। जायन हैरान है कि नाइतो को उसका इतिहास पता है, लेकिन ये तो जायज़ है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को जानता हो। नाइतो बताता है कि उसे पता है कि जायन का पिता एक मोमातारो है, जिसे सुनकर शिकी को झटका लगता है। शिकी और जायन के पिताओं में फ़र्क ये है कि शिकी के पिता उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी देखभाल करते थे, लेकिन जायन का पिता इसके उलट था। उसने जायन को अच्छे से नहीं रखा, उसके पूरे परिवार को मार डाला और उसे बर्बाद कर दिया। जायन किसी तरह बच गया, कचरे खाकर जिंदा रहा। उसके शरीर पर जो निशान हैं वो उसके पिता की वजह से हैं। ये निशान उसकी एकमात्र मकसद की गवाही देते हैं, अपने पिता को मारना। इस मकसद की वजह से उसे कुछ और मार नहीं सकता। वो मरना भी सिर्फ उसी के हाथों स्वीकार करेगा। वो नाइतो की छतरी से निकलने की कोशिश करता है और कामयाब हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो नाइतो पर हमला करे, नाइतो उसे फिर से नीचे गिरा देता है। नाइतो उससे कहता है कि अपने मकसद के लिए मरना बेकार है। अगर कुछ कीमती है तो वो है अपने मकसद के लिए जीना। अगर जायन इसी तरह मरने के इरादे से चला तो अगले दिन तक नहीं बचेगा। नाइतो को जायन की दुख भरी कहानी पर तरस नहीं आता। वो जायन को एक पेड़ से बांध देता है और स्कूल के क्लिनिक को फ़ोन करता है। वो बताता है कि ओमर बेहोश हो गई है और जायन को उसने बांध दिया है तो उन्हें लेने आना होगा। बाकी स्टूडेंट्स गेट के बाहर खड़े हैं, ये जानने की कोशिश में कि दिन का अंत कैसे होगा। नाइतो शिकी की तरफ देखता है। शिकी हिम्मत करके खड़ा होता है, दावा करता है कि वो अभी भी इतना ताकतवर है कि बॉल ढूंढ सकता है। नाइतो उसे याद दिलाता है कि उसके पास बॉल ढूंढने के लिए सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। और भी मुश्किल बात, वो बताता है कि एक बॉल तो उसके पास है जो उसे रास्ते में मिली थी। वो शिकी को 2 ऑप्शंस देता है, या तो उससे लड़कर बॉल छीने या फिर दूसरी बॉल ढूंढे। जो भी चुने, उसके पास 5 मिनट हैं ये तय करने के लिए कि वो स्कूल में रहेगा या नहीं। शिकी तुरंत दौड़ना शुरू करता है। नाइतो सोचता है कि शिकी दूसरी बॉल ढूंढना चाहता है तो वो भी तेज़ी से उसके पीछे जाता है। नाइतो के जाने के बाद शिकी जंगल से बाहर कूदता है और जायन के पास जाता है। वो जायन से मदद मांगता है क्योंकि उसे पता है कि वो अकेले नाइतो को नहीं हरा सकता। बदले में वो जायन को रस्सी से आज़ाद कर देगा। जायन कहता है कि वो शिकी जैसे किसी की मदद लेने से बेहतर मरना पसंद करेगा। वो ऑफर ठुकरा देता है। वो कहता है कि वो बंधा रहना पसंद करेगा, लेकिन किसी का एहसानमंद नहीं बनेगा। शिकी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी बात समझता है, लेकिन उसके लिए दुश्मन के साथ मिलकर काम करना मुश्किल नहीं, अगर ये उसके मकसद को पूरा करता है। वो बताता है कि उनके मकसद एक जैसे हैं। शिकी का पिता भी मोमातारो था, लेकिन वो जायन के मना करने से ठीक है। जायन फिर से मना करता है। नाइतो जंगल में दौड़ता है, लेकिन उसे शिकी नहीं मिलता। उसे लगता है कि शिकी वापस लौट गया है। दूसरी तरफ शिकी जंगल में दौड़ रहा है और जायन को गालियां दे रहा है। अचानक वो नाइतो से टकरा जाता है। इससे पहले कि वो लड़े, जायन पीछे से नाइतो पर हमला करता है। नाइतो को एहसास होता है कि दोनों लड़कों ने उसके खिलाफ टीम बना ली है। पहले जायन ने शिकी के साथ छिपने से मना किया था ताकि शिकी पीछे से नाइतो पर हमला कर सके, लेकिन जायन ने पीछे से हमला करने की बात मानी और शिकी को वो करना पड़ा जो जायन चाहता था। दोनों ने मिलकर नाइतो को चौंका दिया। वो नाइतो को उसी रस्सी से बांधते हैं जिससे नाइतो ने जायन को बांधा था।
वो नाइतो को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाइतो जानता है कि वो लोग सहन शक्ति के गेम में उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसे नहीं पता कि वो लोग उसे घात लगाकर हमला करने वाले हैं। जायन अपने खून के स्प्लिटर्स नाइतो पर फेंकता है, जिससे नाइतो चौंक जाता है। नाइतो के नीचे गिरने के बाद शिकी दौड़कर बॉल छीनने की कोशिश करता है। जैसे ही शिकी नाइतो को मारता है, बॉल ठीक जायन के पास गिरती है। नाइतो सोचता है कि अब दोनों क्या करेंगे। अगर कोई एक बॉल लेगा तो दूसरा उसे छीनने की कोशिश करेगा। उनके पास गोल तक पहुंचने के लिए 3 मिनट से भी कम समय है। बिना ज़्यादा सोचे शिकी जायन से चिल्लाकर कहता है कि बॉल ले और दौड़, ताकि वो जीत सकें। जैसे ही जायन बॉल लेकर दौड़ता है, नाइतो सोचता है कि शिकी ने यह बेवकूफ़ी की या फिर बहुत अच्छा दिल दिखाया। वो शिकी को याद दिलाता है कि जो बॉल लेगा वही जीतेगा और दूसरा निकाला जाएगा। शिकी को अब जाकर गेम का नियम समझ आता है। उसे एहसास होता है कि उसने जायन को जीतने का मौका दे दिया और वो हार जाएगा। वो चिल्लाता है और ज़मीन पर लौटने लगता है क्योंकि वो हारने वाला है। जायन दौड़ते हुए उस डील को याद करता है जो उसने शिकी के साथ की थी। उसने कहा था कि वो शिकी को जीतने में मदद करेगा। अगर वो बॉल लेकर चला गया तो वो शिकी की जीत चुरा लेगा। इसलिए वो वापस दौड़ता है और शिकी को बॉल लौटाने लगता है। शिकी उसे वापस आते देख हैरान है और सोचता है कि क्या जायन भी बेवकूफ़ है। जायन चिल्लाता है कि वो किसी का एहसान नहीं चाहता, इसलिए बॉल लौटा रहा है, भले ही इसका मतलब उसका निकाला जाना हो। तभी एक पप्पी उनके पास आता है। शिकी पास जाकर देखता है कि ये क्या है। नाइतो बताता है कि इसे मुकुन कहते हैं। मुकुन डिलीवरी बर्ड्स हैं जो ओनी के लिए इमरजेंसी और सीक्रेट डिलीवरी करते हैं। मुकुन का वहाँ होना मतलब कुछ बड़ा हो रहा है। नाइतो बैग खोलता है और क्योटो एजेंसी का एक लेटर देखता है जिसमें लिखा है कि मोमोतारो ने उन पर हमला किया है और उन्हें मदद चाहिए। प्रैक्टिकल ऑफिशियली खत्म हो जाता है और सब गेट की तरफ चल पड़ते हैं। दोनों लड़कों के लिए किस्मत अच्छी थी। गेट पर खड़े बाकी स्टूडेंट्स उन्हें देखकर मान लेते हैं कि उमर गेम हार गई, लेकिन नाइतो बताता है कि उमर अपने खून को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसे क्लिनिक ले जाया गया है। वो ऐलान करता है कि प्रैक्टिकल खत्म हो चुका है और अब सब क्योटो में मदद के लिए जा रहे हैं। शिकी ट्रेनिंग करता है कि कैसे अपने हॉर्न्स को बाहर आने से रोके। बाकी स्टूडेंट्स डरते हैं कि क्या वो एक ओपन शिप में उस शहर जा रहे हैं जो अटैक के नीचे है। उन्हें डर है कि वो मर जाएंगे, लेकिन नाइतो बताता है कि वो लड़ने नहीं जा रहे, सिर्फ सपोर्ट देने जा रहे हैं। वो समझाता है कि हर शहर में एक ओनी एजेंसी होती है, उसमें 2 टीमें होती हैं। एक टीम लड़ाई करती है, दूसरी सपोर्ट देती है। चूंकि ओनी आसानी से खून खो देते हैं और हॉस्पिटल नहीं जा सकते, सपोर्ट टीम घायलों की देखभाल करती है ताकि वो ठीक हो सकें। दोनों टीमें एजेंसी की कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं। ये सुनकर शिकी का हौसला टूटता है। वो सोचता है कि अगर वो मोमोतारो जो उसके पिता को मारा था वहाँ मिल जाए तो वो क्या करेगा। नाइतो उसकी सोच को भांप लेता है और कहता है कि जिस मोमोतारो को वो ढूंढ रहा है वो वहाँ नहीं होगा, क्योंकि मोमोतारो की भी अपनी एजेंसियाँ होती हैं। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि वहाँ कौन सा मोमोतारो होगा। नाइतो हैरान करने वाला जवाब देता है कि वो एक पागल मोमोतारो है। इसके बाद नाइतो अपने रूकी स्टूडेंट्स को क्योटो में एक लोकल रेस्टोरेंट के सामने ले जाता है, लेकिन असल में ये रेस्टोरेंट सिर्फ एक कवर है। लेकिन असल में ये ओनी एजेंसी का एक सीक्रेट बेस है। रेस्तरां की बूढ़ी मालकिन बाहर आती है, सबका स्वागत करती है और उन्हें एक कमरे में ले जाती है। वहाँ से एक सीक्रेट सीढ़ी नीचे की ओर जाती है जो एक अंडरग्राउंड टनल से जुड़ी है। इधर मोमोतारो एजेंसी के 2 बड़े अधिकारी कहीं और हैं। वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ ओनी को पहले ही ख़त्म कर दिया है। इनमें से एक है तुबाकिरी मोमिया जो मोमोतारो एजेंसी का कैप्टन है और दूसरा है योमोगी मोमोकुसा, उसका वाइस कैप्टन। योमोगी को लगता है कि तुबाकिरी ने इस बार फिर हद कर दी और पूरे इलाके को गंदा कर दिया, लेकिन तुबाकिरी को सफाई की कोई परवाह नहीं। वो बस और कीटों को ख़त्म करना चाहता है। वो कहता है कि उसे एक बार फीमेल ओनी मिले ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके। योमोगी उसे टोकती है कि उसके एक्सपेरिमेंट्स कितने घिनौने हैं। वो तुबाकिरी की एक क्रिएशन का जिक्र करती है, एक ऐसा प्राणी जो कुत्ता, बंदर और पक्षी का मिक्स है। तुबाकिरी योमोगी को बुरा भला कहता है और अपनी इन क्रिएशंस को एंटी ओनी बायोलॉजिकल वेपन्स बताता है। वो कहता है कि ये वफादार पेट्स हैं जो सिर्फ ओनी को खाते हैं। योमोगी उसे ताने मारती है कि उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ ओनी पर एक्सपेरिमेंट करने पर। तुबाकिरी जवाब देता है कि वो ओनी के खून पर रिसर्च कर रहा है ताकि उनकी हीलिंग पावर को एक दवा में बदल सके। योमोगी का गुस्सा कम नहीं होता और दोनों की बहस चलती रहती है। तभी कैमरा धीरे धीरे बाईं ओर पैन करता है। वहाँ एक छोटा ओनी बच्चा कोने में छिपा हुआ है, डर के मारे कांप रहा है। उसने तुबाकिरी की सारी बातें सुन ली। बदकिस्मती से तुबाकिरी और योमोगी को पता है कि वो वहाँ छिपा है। जब उनकी बात खत्म होती है, योमोगी उस बच्चे को बुरी तरह पीटने लगती है। वो उसे ईट कहकर बुलाती है, जो बहुत अपमानजनक है। योमोगी की पिटाई के दौरान बच्चे का खून तुबाकिरी के कोट पर छींट पड़ता है। इससे तुबाकिरी इतना गुस्सा हो जाता है कि वो खुद बच्चे को टॉर्चर करने लगता है। वो अपनी मोमोतारो पावर से सारी ओनी लाशों को हवा में उठा लेता है और बच्चे से पूछता है कि इनमें से कौन सा कटा हुआ अंग उसकी मम्मी पापा का है। बच्चा डर के मारे बोल नहीं पाता।
उसे सामने खड़ा राक्षस डरावना लगता है, जो आयरनी है क्योंकि उसे ही राक्षस माना जाता है। जब बच्चा जवाब नहीं देता तो बाकरी सारी लाशों को एक ढेर में इकट्ठा कर देता है और बच्चे को उसमें दबा देता है। ये एक क्रूर और अमानवीय नज़ारा है। योमोगी बताती है कि मुमतारो की पावर उनके शरीर में मौजूद खास ब्लैक बैक्टीरिया से आती है। कुछ लोग इससे हथियार बनाते हैं, कुछ स्पोर्स छोड़ते हैं, लेकिन तुबाकिरी का तरीका अलग है। वो इन बैक्टीरिया से ओनी लाशों को कंट्रोल करता है। योमोगी को ये सोचकर ही ठंडक चढ़ती है। खैर, काम खत्म होने के बाद अब सफाई का वक्त है। तुबाकिरी अपने पेट एगली को कहता है कि वो उस ओनी डंपलिंग को खा ले। उधर शिकी और बाकी स्टूडेंट्स टीचर नीटो के साथ उस अंडरग्राउंड टनल से होते हुए क्योटो में ओनी एजेंसी के मेन बेस पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर शिकी हैरान है कि ये अंडरग्राउंड बेस कितना बड़ा है। तभी सामने वाले कमरे से कुछ शोर सुनाई देता है। वहां से कियोका नाम का एक शख्स निकलता है जो नीटो का दोस्त लगता है। हालांकि दोस्ती थोड़ी एक तरफा सी है। कियोका नीटो को ग्रीट करने के बाद नोटिस करता है कि नीटो के साथ एक हॉट फीमेल स्टूडेंट भी है। वो अपने बाल ठीक करता है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगने लगता है। ये फ्लर्टी बंदा क्योटो बेस्ड ओनी एजेंसी के सपोर्ट यूनिट का कमांडर है। वो गर्व से बताता है कि वो नीटो का पुराना क्लासमेट है। नीटो को इस बंदे के साथ टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं। वो फ़ौरन फ्रंट लाइंस पर जाने का फैसला करता है। शिकी भी साथ जाना चाहता है, लेकिन नीटो उसे रोक देता है और अकेले चला जाता है। वो कियोका को रेत्सु एकेडमी के स्टूडेंट्स को संभालने की जिम्मेदारी दे देता है। कियोका स्टूडेंट्स को अंदर ले जाता है। एक नर्स उनकी मदद करती है और उन्हें कपड़े बदलने को कहती है। फिर वो उन्हें एक हॉल रूम में ले जाती है जहाँ कई घायल ओनी का इलाज चल रहा है। शिकी देखता है कि एक मरीज की हालत बहुत ख़राब है। उसके 3 अंग गायब हैं। नर्स बताती है कि अगर ये मरीज बैटलफील्ड पर होता तो 3 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं बचता, लेकिन कियोका कॉन्फिडेंट है। वो ढेर सारा ओनी ब्लड लाता है और मरीज का ऑपरेशन शुरू करता है। इधर मुमतारो एजेंसी का कैप्टन और वाइस कैप्टन अभी भी ओनी हंट पर हैं। इस बार उनके सामने कुछ लो लेवल ओनी ग्रंट्स हैं जो तुबाकिरी को थोड़ा निराश करते हैं। उसे कुछ बड़ा चाहिए था। तभी नीटो वहाँ पहुँचता है। वो कोई छोटी मोटी बातचीत में वक्त बर्बाद नहीं करता, सीधे अपनी ब्लड एक्लिप्स रिलीज एक्टिवेट करता है। उसका खून कई सारे उड़ने वाले तीरंदाजों में बदल जाता है जो तुबाकिरी पर तीर चलाने लगते हैं। तुबाकिरी जवाब में ओनी लाशों को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। वो नीटो को ताना मारता है कि ओनी लाशें कितनी अच्छी शील्ड बनती हैं। वो नीटो से पूछता है कि क्या उसे पता है कि क्योटो में सारे ओनी हाल ही में एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। तुबाकिरी उस जगह पर जाना चाहता है और सारे ओनी को एक साथ ख़त्म करना चाहता है। उसे लगता है कि ऐसा करने से क्योटो का ओनी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। नीटो कहता है कि उसे ऐसी किसी जगह का पता नहीं, लेकिन वो तुबाकिरी को चेतावनी देता है कि वो उसे ऐसी जगह भेजेगा जहां ओनी इकट्ठा होते हैं, और वो जगह है नर्क। उधर कियोका अपने हाथ में सारे ब्लड बैग्स इंजेक्ट करता है। शिकी को लगता है कि ये ब्लड मरीजों के लिए है, तो वो हैरान हो जाता है। उसकी बेचैनी से नर्स चिढ़ जाती है और उसे चुप रहने को कहती है। कियोका उस मरीज से पूछता है जो बुरी तरह तड़प रहा है कि वो कौन सा अंग रीजनरेट करना चाहता है। मरीज मुश्किल से बोल पाता है कि वो अपना हाथ ठीक करना चाहता है ताकि वो अपने बच्चों को फिर से गले लगा सके। कियोका उसे अपना खून पिलाता है जिसमें ओनी की हीलिंग पावर को कई गुना बढ़ाने की ताकत है। ये प्रोसेस बहुत दर्दनाक है। स्टूडेंट्स मरीज को पकड़कर रखते हैं ताकि वो हिले नहीं। शिकी नोटिस करता है कि सारे ब्लड बैग्स खाली हो चुके हैं। नर्स बाकी स्टूडेंट्स को और ब्लड लाने को कहती है। थोड़ी देर बाद मरीज के हाथ की कोशिकाएं रीजनरेट होने लगती हैं। ये नज़ारा एक साथ घिनौना और चमत्कारी है। हाथ ठीक होने के बाद मरीज का घायल सीना भी भरने लगता है। शिकी हैरान है। वो उत्साह में कियोका से पूछता है कि क्या मरीज के पैर भी ठीक हो जाएंगे। कियोका बताता है कि हाँ, लेकिन धीरे धीरे, वरना मरीज का शरीर कियोका के खून के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लेगा। कियोका मरीज को बुरी खबर देता है कि वो अब कॉम्बैट यूनिट में नहीं रह सकता, उसे सपोर्ट यूनिट में शिफ्ट होना पड़ेगा। वो मजाक में कहता है कि वो मरीज को प्रोस्थेटिक पैर देगा ताकि वो अपने बच्चों के साथ फिर से दौड़ सके जब तक उसके असली पैर ठीक नहीं हो जाते। मरीज को पता है कि कियोका ये सब उसे हौसला देने के लिए कह रहा है। वो रोते हुए डॉक्टर को उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए थैंक्स कहता है। कियोका स्टूडेंट्स की ओर मुड़ता है और कहता है कि उन्हें रियलिटी का सामना करना होगा। जंग में ऐसा हर बार होता है। हो सकता है कि एक दिन उनमें से कोई भी मरीज बन जाए। कियोका समझता है कि लोग फ्रंट लाइंस पर क्यों लड़ना चाहते हैं। वो खुद भी चाहता है, लेकिन उसका ओनी ब्लड सिर्फ हीलिंग के लिए अच्छा है, इसलिए उसे सपोर्ट यूनिट में रहना पड़ता है। वो स्टूडेंट्स को बताता है कि ओनी बिना डर के फ्रंट लाइंस पर इसलिए लड़ पाते हैं क्योंकि उनके पीछे सपोर्ट यूनिट है। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स मोटिवेट हो जाते हैं। शिकी तो इमोशनल हो जाता है और कियोका से वादा करता है कि वो उसे कभी निराश नहीं करेगा। कियोका शिकी को एक टास्क देता है। उसे मई नाम की एक ओनी लड़की की देखभाल करनी है जो बेस के गार्डन रूम में अकेली बैठी है। कियोका बताता है कि मई पर कल मुमतारो ने हमला किया था और उसे इलाज के लिए यहाँ लाया गया।
हो सकता है कि मई के माता पिता अब जिंदा ना हों। क्योका चाहता है कि शिकी उसे इमोशनल सपोर्ट दे क्योंकि वो जानता है कि शिकी बाकी स्टूडेंट्स में सबसे दयालु है। शिकी मई के पास जाता है और पूछता है कि क्या उसे इस अंडरग्राउंड बेस में तालाब देखकर हैरानी हो रही है। मई जवाब नहीं देती। शिकी फिर पूछता है कि क्या उसके माता पिता गिबली फैन हैं क्योंकि उन्होंने उसका नाम एक फेमस गिबली कैरेक्टर के नाम पर रखा। मई फिर भी चुप रहती है। शिकी उसे इरुदादेरा साथ चलने का ऑफर देता है। इस बार मई बोलती है और पूछती है कि इरुदादेरा क्या है। वो बताती है कि उसे ज़्यादा बेसिक नॉलेज नहीं है क्योंकि वो स्कूल नहीं गई। शिकी हैरान है कि ऐसा क्यों, लेकिन तभी उसे एक हंगामा सुनाई देता है। सपोर्ट यूनिट ने क्योटो में कई ओनी लाशें पाई हैं और उन्हें यहाँ लाया गया। मई वहाँ पहुँचती है और देखती है कि उसके माता पिता की लाशें भी हैं। वो सदमे में है। इधर तुबाकिरी नीटो को बताता है कि उसने पिछले फाइट सीन पर ओनी के लिए एक गिफ्ट छोड़ा है। उसने जानबूझकर कुछ ओनी लाशों को अपने पेट को नहीं खिलाया और उनमें अपने ब्लैक बैक्टीरिया डाल दिए। उसे शक है कि ओनी एजेंसी की सपोर्ट यूनिट उन लाशों को अपने बेस ले जाएगी। तुबाकिरी एक्साइटेड है। वो उन लाशों को कंट्रोल करके ओनी बेस में हंगामा मचाना चाहता है। वो चेक करता है कि लाशें बेस पहुंची हैं या नहीं। वो एक लाश को कंट्रोल करता है और वो मई के पापा की लाश है। मई खुशी से चिल्लाती है। उसे लगता है कि उसके पापा जिंदा हो गए, लेकिन तभी वो लाश उसे गला घोंटने लगती है। क्योका समझ जाता है कि ये तुबाकिरी का काम है। वो शिकी को चिल्लाकर कहता है कि मई की आंखें बंद करो। फिर वो उस लाश के दिमाग में चाकू घोंप देता है ताकि तुबाकिरी की पावर बंद हो जाए। शिकी को नहीं पता कि तुबाकिरी कौन है, लेकिन वो कसम खाता है कि वो उसे इस मासूम लड़की को ट्रॉमा देने की सजा देगा। तुबाकिरी के कंट्रोल में ओनी लाशें सपोर्ट यूनिट के वर्कर्स पर हमला करने लगती हैं। वो घायल ओनी को भी नहीं छोड़ती। क्योका इस हंगामे में लीड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी दर्जनों लाशें घेर लेती हैं। शिकी को मई की मम्मी की लाश गला घोंट रही है। मई रोते हुए अपनी मम्मी से रुकने की गुहार लगाती है। वो अभी अभी अपने पापा को मरते देख चुकी है। शिकी समझता है कि वो मई के सामने उसकी मम्मी को नहीं मार सकता। उसे अपनी ओनी पावर का पूरा कंट्रोल नहीं है। नीटो ने उसे पहले एक हैंडगन दी थी जिसमें शिकी के खून से भरी गोलियां हैं। ये गोलियां नॉर्मल गोलियों से ज्यादा खतरनाक हैं। शिकी मुश्किल फैसला लेता है। वो मई को अपनी ओर खींचकर उसकी आंखें ढक लेता है ताकि वो न देखे। फिर वो उसकी मम्मी की लाश के सिर में गोली मार देता है। इसके बाद वो क्योका को घेरे हुए ओनी लाशों को भी गोली मारकर उसे आज़ाद करता है। क्योका कॉम्बैट के लिए फिट नहीं है, इसलिए वो शिकी को ये मेस संभालने की जिम्मेदारी देता है और खुद मरीजों को सेफ जगह ले जाता है। बाकी स्टूडेंट्स भी ज़ॉम्बी ओनी से लड़ रहे हैं। उनके पास अपनी ब्लड पावर का ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो अपने मुक्कों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ मिनट की लड़ाई के बाद वो कई ज़ॉम्बी ओनी को गिरा देते हैं, लेकिन वो बार बार उठ खड़े होते हैं। शिकी सबको बताता है कि ये लाशें एक मुमतारो के कंट्रोल में हैं। इन्हें रोकने का सिर्फ एक तरीका है, उनके दिमाग को नष्ट करना। जिन अपनी ब्लड एक्लिप्स टेक्निक से पास आने वाली लाशों को काट देता है। शिकी तो जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा है। उसे दुख होता है क्योंकि वो जानता है कि इन लाशों के भी परिवार और दोस्त हैं, लेकिन फिर भी बड़ा भला करने के लिए वो गोली चलाता रहता है। क्योका अपने मातहतों को ऑन ऑर्डर देता है कि सारे मरीजों को सेफ जगह ले जाओ। शिकी की आंखें नम हैं। उसका दुश्मन मुमतारो है, फिर वो अपने ही लोगों को क्यों मार रहा है, ये सवाल उसे परेशान करता है। उधर तुबाकिरी जो ओनी एजेंसी के बेस में हो रहे इस हंगामे की कल्पना कर रहा है, हंसते हुए मजा ले रहा है। नीटो जानता है कि उसे जल्दी कुछ करना होगा वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। वो अपनी छाता तलवार निकालता है, लेकिन जैसे ही वो तुबाकिरी की ओर बढ़ता है, वो घमंडी बंदा हिलता भी नहीं। वो ओनी लाशों को अपनी ढाल बनाता है और ताना मारता है कि नीटो ने ओनी शिश कबाब बना दिया। नीटो को पता ही नहीं चलता कि तुबाकिरी का मॉन्स्टर पेट एगली उसके पीछे आ चुका है। जैसे ही एगली नीटो पर वार करने वाला होता है, नीटो बच जाता है और वो वार ओनी शिश कबाब पर लगता है। नीटो को अपने साथियों को इस तरह अपमानित होते देख दुख होता है। तुबाकिरी उसे ताना मारता है कि उसे खुश होना चाहिए कि ये कीड़े ख़त्म हो रहे हैं। नीटो का सब्र टूट जाता है। वो फुल पावर में आ जाता है और बाकी ओनी को भागने को कहता है क्योंकि वो रास्ते में आएंगे, लेकिन तुबाकिरी किसी को भागने नहीं देना चाहता। वो योमोगी से अपनी पावर यूज़ करने को कहता है। योमोगी अपनी मेलेंस से एक ब्लैक स्फीयर बनाती है जो नीटो और बाकी ओनी को घेर लेता है। नीटो पूछता है कि ये ब्लैक स्फीयर क्या है। तुबाकिरी जो कॉन्फिडेंट है कि नीटो बच नहीं पाएगा, बताता है कि ये योमोगी की स्पेशल पावर है। जब तक योमोगी ना चाहे कोई बाहर नहीं निकल सकता। इसका मतलब है कि तुबाकिरी अब ओनी एजेंसी के हाइड आउट की ओर जा सकता है और वहाँ बाकी ओनी को ख़त्म कर सकता है। वो नीटो को ताना मारता है कि अगर वो जिंदा रहा तो बाद में उससे निपटेगा। नीटो चुप रहता है, उम्मीद करता है कि तुबाकिरी को हाइड आउट की लोकेशन ना पता हो, लेकिन तुबाकिरी बताता है कि उसने हर लाश पर ट्रांसमीटर्स लगाए थे और अब सारे ट्रांसमीटर्स क्योटो के इरुदादेरा बिल्डिंग के नीचे एक लोकेशन की ओर इशारा कर रहे हैं। तुबाकिरी को अब वहाँ और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वो हंसते हुए चला जाता है, अपने पेट ऑगली को नीटो से निपटने के लिए छोड़कर। योमोगी ऑगली को ब्लैक स्फीयर में घुसने की इजाज़त देती है
ऑगली खुशी खुशी अंदर जाता है जैसे उसे लंच मिलने वाला हो। योमोगी तुबाकिरी के साथ चली जाती है। तुबाकिरी हमेशा की तरह अपनी अगली प्लानिंग बताने लगता है। वो कहता है कि अगली एक मास प्रोड्यूस्ड बीस्ट है, उसके पास ऐसे कई और हैं तो वो इसे कभी भी ख़त्म कर सकता है। वो फैसला करता है कि अगली को बम की तरह इस्तेमाल करेगा ताकि स्फीयर में मौजूद सारे ओनी मर जाए। वो अपनी उंगलियां छटकाता है और अगली का पेट फूलने लगता है। नीटो को समझ ही नहीं आता कि क्या करे, तभी अगली फट जाता है। स्फीयर में मौजूद हर चीज़ तबाह हो जाती है। तुबाकिरी पीछे मुड़कर देखता है और थोड़ा निराश होता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि धमाका और शानदार होगा। फिर भी वो कॉन्फिडेंट है कि इस धमाके ने सारे कीड़ों को नीटो समेत ख़त्म कर दिया। उधर शिकी और उसकी टीम रीजनरेटिंग ओनी को मारने की पूरी कोशिश करते हैं। आखिरी लाश को मारने तक वो सब थक चुके हैं। वो एक दूसरे को देखकर राहत की सांस लेते हैं कि सब खत्म हो गया। क्योका उन्हें बताता है कि उसने सारे घायल ओनी को सेफ जगह पहुंचा दिया है। वो उनकी तारीफ करता है कि अगर वो न होते तो हालात और ख़राब हो सकते थे। सब मई की ओर देखते हैं जो अपनी माता पिता की लाशों को घूर रही है। उन्हें उस मासूम लड़की पर तरस आता है। शिकी को और बुरा लगता है क्योंकि उसने ही मई के माता पिता को गोली मारी थी। वो मई से माफ़ी मांगता है कि उसे इतना दुखद नज़ारा देखना पड़ा। उसे वो पल याद आता है जब उसने उन्हें गोली मारी थी। मई उन्हें देखकर कहती है कि उन्हें बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं। वो बताती है कि उसकी पूरी ज़िंदगी डर में बीती है। वो एक जगह से दूसरी जगह छिपती रही, स्कूल भी नहीं जा पाई। उसे पता था कि ऐसा दिन आएगा, बस वक्त का नहीं पता था। वो सबको भरोसा दिलाती है कि उनके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं। उसके ये शब्द शिकी को और परेशान करते हैं। इतनी छोटी लड़की ने अभी अभी अपने माता पिता खोए हैं और वो रोने की बजाय उन्हें तसल्ली दे रही है। शिकी को लगता है कि दुनिया कितनी आतंक से भरी हो गई है। उसे यकीन नहीं होता कि इतनी छोटी उम्र में कोई लड़की इतनी समझदार हो सकती है। वो याद करता है कि जब वो उसकी उम्र का था तो बस सुपर हीरो देखता था और उनका फ़ैन था। उसे लगता था कि मुमतारो सुपर हीरो हैं जो दुनिया को सुरक्षित बनाते हैं, लेकिन अब उसे लगता है कि वो असल में विलेन हैं। अगर वो लोग जो दुनिया को बेहतर बनाने वाले थे उसे तबाह कर रहे हैं तो शिकी खुद विलेन बनने का फैसला करता है। वो मई को गले लगाता है और वादा करता है कि वो ऐसी दुनिया बनाएगा जहां मई फिर से मुस्कुरा सके। क्या वो ये वादा पूरा कर पाएगा? वो मई को अपने सीने से लगाए रखता है जबकि बाकी ओनी उदास होकर उनकी सच्चाई और मुमतारों के हाथों हो रहे शोषण के बारे में सोचते हैं। दुख भरे माहौल के बाद सबको आगे बढ़ना पड़ता है। कियोका जिनको बुलाता है और कहता है कि उन्हें अपने मरे हुए दोस्तों की लाशों को सम्मान से दफनाना होगा। वो जिनको क्रिमेशन ग्राउंड ले जाने की बात करता है और मजाक में कहता है कि वो जगह उनके हाइडआउट के रास्ते में ही है। शायद उन्होंने आते वक्त नोटिस नहीं किया। वो ये भी कहता है कि अगर ये हादसा ना हुआ होता तो वो उन्हें वो जगह नहीं दिखाता, लेकिन जिन इन बातों पर ध्यान नहीं देता। वो अभी भी देखे हुए नज़ारे के बारे में सोच रहा है। इधर शिकी और बाकी लोग लाशों को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिकी को वो बहुत भारी लगती हैं। उसे नोटिस होता है कि उसका एक साथी कुछ नहीं कर रहा, बस खड़ा है। शिकी उसे लेजी कहता है, लेकिन वो लड़का कहता है कि वो कुछ सोच रहा है। वो कहता है कि वो सबसे लॉजिकल दिमाग वाला है। वो बताता है कि इन लाशों का अचानक हमला करना और फिर उनके खिलाफ मुड़ना ये दर्शाता है कि उनका हाइडआउट शायद खतरे में है। मुमतारो आसपास हो सकते हैं। वो स्मार्ट लड़का अपनी पावर का जिक्र करता है जो स्काउटिंग के लिए है। वो अपने खून से 5 किलोमीटर के दायरे में खतरे को डिटेक्ट कर सकता है और ये भी बता सकता है कि वो मुमतारो है या ओनी। वो अपनी पावर यूज करता है और तुरंत तुबाकिरी और योमोगी को पास में डिटेक्ट करता है। सीन मिजुमोतो के एंट्रेंस पर शिफ्ट होता है जो ओनी का हाइड आउट है। तुबाकिरी ने हाइड आउट ढूंढ लिया है और वहाँ के गार्ड को मार दिया। वो एक्साइटेड होकर अपनी एजेंसी के हेडक्वार्टर को कॉल करता है और अपने बनाए हुए एक्सपेरिमेंटल डॉग्स को उस लोकेशन पर भेजने को कहता है। जब वो पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो मजाक में कहता है कि ये एक ओनी एक्सप्लोरेशन है और ओनी का मास टर्मिनेशन करने के लिए उसे उन डॉग्स की ज़रूरत है। वो एक खास डॉग की भी मांग करता है जिसे उसने स्पेशल ऑनकेजन के लिए रखा है। कॉल ख़त्म करने से पहले उसे याद आता है कि पिछले मुमतारो मीटिंग में एक स्पेशल ओनी की बात हुई थी। वो उस ओनी की फाइल भी मांगता है। योमोगी अंधेरी सीढ़ियों को देखती है जो हाइड आउट की ओर जाती है। उसे लगता है कि लकी के अंदर बहुत सारे ओनी होंगे। वो तुबाकिरी से पूछती है कि क्या उसे पहले पॉइजन भेज देना चाहिए ताकि कुछ ओनी मर जाए। तुबाकिरी को आइडिया पसंद है, लेकिन वो अचानक रुक जाता है और एक खतरनाक हंसी हंसता है। वो योमोगी के आइडिया को ठुकरा देता है और कहता है कि वो खुद अंदर जाएगा। वो हर ओनी का नाम पूछेगा और फिर उन्हें मारेगा। जब योमोगी पूछती है कि ऐसा क्यों, तो वो बताता है कि वो शिकी नाम की एक स्पेशल ओनी को ढूंढ रहा है। वो उसे मारना नहीं चाहता बल्कि जिंदा पकड़ना चाहता है ताकि उसकी स्पेशल पावर पर एक्सपेरिमेंट कर सके। वो एक्साइटेड होकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। शिकी के लिए ये बहुत मुश्किल सिचुएशन होने वाली है, खासकर क्योंकि उसे अपनी पावर पे अभी पूरा कंट्रोल नहीं है। इसी सीन के साथ साथ हमारा वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है।